तो यदि आपको क्लास 12th की बायोलॉजी में टॉपर बनना है तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। यदि आप उस वीडियो को ध्यान से देख लेते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप अपनी क्लास 12th की बायोलॉजी में 90% तक स्कोर कर सकते हैं अभी से पढ़ाई करके। यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो अभी से आप लोग पढ़ाई करके अपनी क्लास 12th की बायोलॉजी में 90% तक स्कोर कर सकते हैं बहुत ही आराम से। कैसे कर सकते हो पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलने वाली है। पीडीएफ आपको मिलने वाली है सक्सेस बैच के अंदर, और क्लास 12 बायोलॉजी का जो सक्सेस बैच का प्राइस है मात्र 50 रुपीज रखा गया है। जिसको भी ज्वाइन करना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। वहां से आप व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे और फिर वहां से आप लोग सक्सेस बैच को ज्वाइन कर सकते हो मात्र 50 रुपीज में। उसमें क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है उसे भी मैं आइए आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजन ना रहे। तो सक्सेस बैच में आपको क्लास 12 बायोलॉजी के लिए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं सभी आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। लगभग आपके 80 प्लस क्वेश्चन होते हैं, सारे आपको वहां पर दे दिए जाएंगे। उसके यहाँ पे क्लास 12 की बायोलॉजी में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनका आपको यहाँ पर प्रश्न भी दिया जाएगा, साथ ही में उसका उत्तर भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ये भी आपके लगभग 70 से 80 प्रश्न इसमें भी आपके होते हैं, तो इसको भी मैं आपको पूरा प्रोवाइड करा दूंगा। उसके यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट 2 और 3 नंबर वाले प्रश्न होते हैं इसको हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। ये भी आपके यहाँ पर हम बोल सकते हो 60 से 65 प्रश्न होते हैं। इसको भी मैं आपको पूरा प्रोवाइड करा दूंगा, प्रश्न में और साथ ही में उत्तर में, दोनों में साथ में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, उत्तर भी आपको यहाँ पर बता दूंगा। उसके बाद फिर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं लगभग आपके 20 प्रश्न होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और यदि आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो आप लोग डेफिनेटली अपने बोर्ड एग्जाम में 80 से 90% तक आराम से स्कोर कर सकते हो गारंटी के साथ में, क्योंकि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पीआईक्यू क्वेश्चन होते हैं वो सारे आपके इसी में कवर हो जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग ये सारी चीज आप समझ ही होंगे। तो यदि आपको पूरा पीडीएफ प्राप्त करना है तो आपको सक्सेस बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है, चार्ज मात्र 50 रुपीज रखा गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही में यहाँ पर आपको मैं नंबर लिख देता हूँ। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे थे कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। आइए देख लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में से जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया इस वीडियो में। फिर आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसको भी हम लोग इसी वीडियो में करने वाले हैं। उसके बाद फिर आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न उसको भी हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। और फिर आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उनको भी हम लोग इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और साथ ही में यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हो आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल आने वाले प्रश्न हैं, और 90% यदि आपको पक्का करना है तो सक्सेस बैच ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा गया है, सारी चीजें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ये जो वीडियो रहने वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, लेकिन यदि आपको 90% तक स्कोर करना है तो आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लगभग आप लोग जोड़ोगे ना तो आपके लगभग यहाँ पर 250 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि मैं पूरा प्रोवाइड करा दूंगा आपको सक्सेस बैच के अंतर्गत। तो जिसको भी ज्वाइन करना होगा ना तो वो लोग वहां पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो आपकी एक महामैराथन क्लास है जिसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न को एक ही वीडियो में करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसको ये देखना शुरू करते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में, यानी कि कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न को सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग अति लघु की ओर बढ़ेंगे, फिर लघु, फिर दीर्घ की ओर बढ़ जाएंगे। तो चलिए इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ और जो क्वेश्चन करने वाले इसको लेकर के आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें आपका, ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर दिया गया, अब यहाँ पर जो आंसर है वो पहले से टिक लगा है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं जितना आपको बता रहा हूँ ना उतना आपको पढ़ के जाना है, इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कूटफल आपको बताना है। क्या बताना है कि इसमें से कूटफल कौन सा। अब यहाँ पर आंसर पहले से टिक है, लेकिन यदि आपको इसका आंसर पहले से पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बता दो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बता दूं, सेब होता है, जैसे कि आप जानते ही हैं। ऑप्शन आपके इस प्रकार से रहेंगे, जैसे कि पहला ऑप्शन सेब है, दूसरा स्ट्रॉबेरी है, तीसरा अखरोट है, चौथा आपका आम है। इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। आप सभी लोग रट लीजिए यहाँ से कि सेब जो आपका होता है आपका कूट फल होता है, इसको हम लोग असत्य फल भी बोलते हैं। इसे नोट करिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं।
अगला प्रश्न अब आपका इसमें हो जाता है, क्या हो जाता है कि भारतीय भूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। ये भी आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर आपके एग्जाम में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय भूण विज्ञान का पिता किसको बोला जाता है। सभी लोग नोट करिएगा, याद करिएगा। पहला ऑप्शन है जगदीश चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है पंचानन माहेश्वरी और तीसरा ऑप्शन है आपका डॉक्टर हरगोविंद खुराना, चौथा ऑप्शन है आपका बीरबल साहनी। इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन है, आप लोग चूज करके बताओ कौन सा सही जवाब है। तो यहाँ पर जो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस पर आप लोग सही टिक लगा लीजिएगा अच्छे तरीके से और इसको 2-3 बार आप लोग रट लीजिएगा ताकि ये चीज आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए, आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना आए। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तीसरा प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, एमटीपी का पूरा नाम क्या है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, एमटीपी का पूरा नाम क्या है। तो एमटीपी का पूरा नाम आप लोग जानते ही होंगे। पहला ऑप्शन आपका इसमें मल्टी ट्रेड प्रैक्टिस, दूसरा ऑप्शन है आपका मल्टी टेम्परेरी प्रैक्टिस, तीसरा ऑप्शन आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और चौथा ऑप्शन आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस प्रकार से जब आपके सामने ऑप्शन रहेंगे और अगर आप अच्छे तरीके से याद नहीं करके जाओगे ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और फिर आप लोग गलत ऑप्शन चूज करके आ सकते हो। तो इसीलिए आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि एमटीपी का जो पूरा नाम होता है आपका होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। और जो आपका हिंदी में इसको बोलते हैं चिकित्सीय सागर्भता समापन, इसको हम लोग हिंदी में इस प्रकार से बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सभी लोग इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछो, मैं आपको बताऊंगा 110%। अगला प्रश्न आपका इसमें क्या है, किसने पुष्टि की है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस बात की पुष्टि किसने की है कि डीएनए ही आपका एक आनुवांशिक पदार्थ है। पहला ऑप्शन है मेसेल्सन व स्टॉल, दूसरा ऑप्शन है वाटसन योम क्रिक, तीसरा ऑप्शन है बीडल योम टेटम, चौथा ऑप्शन है अल्फ्रेड हर्सी व मार्था चेज। तो ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका होगा अल्फ्रेड हर्सी व मार्था चेज। सभी लोग इसको याद कर लीजिए, ये भी आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है इसमें, अगला प्रश्न आपका है कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। तो ये आपको बताना है कौन सा एंजाइम आपका है जो डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। पहला ऑप्शन है एंडोन्यूक्लियेज, दूसरा ऑप्शन है हेक्सोन्यूक्लियेज, तीसरा ऑप्शन है पॉलीमरेज, चौथा ऑप्शन है आपका ये सभी। इस प्रकार से आपको ये बताने हैं, ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा एंजाइम जो है वो डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है, ये चीज आपको इसमें बतानी है। तो आप लोग सभी लोग बताएंगे एंडोन्यूक्लियस जो होता है ये आपका एंजाइम होता है जो कि आपका डीएनए खंडों को विशिष्ट स्थानों पर काटता है, यानी कि डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटता है। इस प्रकार से आपको ये हो गया, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और साथ ही में यदि आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप हमारे चैनल को सपोर्ट दिखाइए, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर इस वीडियो को सपोर्ट दिखाएंगे ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आऊँ और आप अपने बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर बिल्कुल लेकर के आओ। चलो फिर अगले पेज पे बढ़ जाते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगला प्रश्न क्या है इसमें, अगला प्रश्न है आपका टाइफाइड के रोग जनक का नाम क्या है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि टाइफाइड के रोग जनक का क्या नाम है। पहला ऑप्शन है साल्मोनेला टाइफी, दूसरा ऑप्शन है अमीबा, तीसरा ऑप्शन है एस्केरिस, चौथा ऑप्शन है प्लाज्मोडियम। तो टाइफाइड जिस भी कह सकते हो जीवाणु के द्वारा फैलता है वो क्या है, वो आपका है कह सकते हो आप लोग साल्मोनेला टाइफी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रख लेना है कि टाइफाइड के रोग जनक का जो नाम है वो आपका है क्या, साल्मोनेला टाइफी। इस पर आप लोग सही टिक लगा लीजिए अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अब आपका इसमें हो जाता है कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। काटने वाला तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, काटने वाला क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ पर देखोगे आप लोग पहले वाला जो क्वेश्चन था इससे कि कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटता है, तो कौन सा था, एंडोन्यूक्लियस था। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछ लिया है कि कौन सा एंजाइम डीएनए को खंडों को जोड़ने का काम करता है, तो क्या बताओगे आप लोग। पहला ऑप्शन है काइटिनेज, दूसरा ऑप्शन है लाइगेज, तीसरा ऑप्शन है एंडोन्यूक्लियेज, चौथा ऑप्शन है हेक्सोन्यूक्लियेज। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा आपका होगा लाइगेज। सभी लोग टिक लगा लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आए। तो इसीलिए आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना ताकि आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए आराम से करके ले जाओ।
अगला अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। अब हम लोग यहाँ पर थ्योरी वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में आता है, 2 नंबर में भी आते हैं, 3 नंबर वाले भी जो क्वेश्चन हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर करने वाले। बहुत सारे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी मतलब कि अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। तो ये जितने भी प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, ठीक है, जब 5 नंबर वाला करेंगे आगे तो उसको मैं बता दूंगा कि 5 नंबर वाला कौन सा है। लेकिन अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में भी आ सकते हैं, 2 नंबर में भी आ सकते हैं और 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसी अनुसार आप उसको याद रखिएगा। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपका है बीटी फसल पर टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका होता है। क्या होता है? बीटी फसल, और बीटी फसल के बारे में आपको जानकारी देनी है। तो क्या बताओगे आप लोग, क्या बताओगे? आइए देखते हैं। तो इसमें आप बताओगे क्या? इसमें आप बताओगे बीटी फसल। सबसे पहले हेडिंग लगाओगे क्या? बीटी फसलें। फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ऐसी फसलें बनाई जा रही हैं जिसमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये पादप प्रजातियां जो हैं वो पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा एक ऐसी फसलें बनाई जा रही हैं जिसमें कीटनाशक, यानी कि जब हम लोग दवाइयाँ डालते हैं अपने खेतों में कीटों को मारने के लिए, तो यहाँ पर जो जैव प्रौद्योगिकी है वो ऐसी फसलें बना रही है जिसमें कीटनाशकों को की आवश्यकता ही नहीं होती। यानी कि कीटनाशकों को मारने के लिए, यानी कीटों को मारने के लिए जो हम लोग दवाई प्रयोग करते हैं उसकी आवश्यकता ही नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये जो पादप होते हैं, यानी कि ये जो फसलें होती हैं ये आपकी पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। और आगे आप इसमें बताएंगे कि बीटी जो आपका होता है एक प्रकार का आपका प्रतिविष है, जो कि आपका बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस जीवाणु से निर्मित होता है। तो इस प्रकार से बीटी फसल क्या है, बीटी क्रॉप्स क्या है, मैंने आपको समझा दिया है। सभी लोग समझ गए होंगे, तो सभी लोग जल्दी से इसको नोट करिएगा, याद करिएगा, और साथ ही में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इसमें अगला प्रश्न आपका है पार्थक्विक तंत्र की परिभाषा दीजिए। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में बन सकता है। तो क्या बताएंगे आप लोग? इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा आपको बतानी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हेडिंग लगाओगे सबसे पहले इस प्रकार से, फिर लिखोगे कि वह तंत्र जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं को व्यक्त करता है पारितंत्र कहलाता है। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बताएंगे आप लोग एजी टेंसले ने सन 1935 ईस्वी में किया था। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका बहुविकल्पी में भी बन सकता है कि पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आप बताएंगे एजी टेंसले ने किया। अगर पूछ ले बहुविकल्पी में कि किस सन में किया, तो आप बताएंगे 1935 ईस्वी में किया। तो पारितंत्र के बारे में जो आपका छोटा सा मतलब की क्वेश्चन है कि पारितंत्र क्या है, मैंने आपको बता दिया है। तो आप क्या बताएंगे इसमें कि वह तंत्र जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक कारकों के, यानी कि जो वातावरण है, वातावरण के जो जैविक कारक हैं और जो अजैविक कारक हैं उनके बीच में जो संबंध दर्शाएगा या फिर प्रक्रियाओं को व्यक्त करेगा, वही आपका पारितंत्र कहलाता है। पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टेंसले ने किया और सन 1935 ईस्वी में किया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। इतना भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को देखते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है ये देख लेते हैं इसको भी। अगला प्रश्न आपका इसमें होता है न्यूक्लियोसाइड्स तथा न्यूक्लियोटाइड्स में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब ये आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर नाम एक जैसे ही लग रहे हैं। यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स है और यहाँ पर केवल टाइड्स है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा चेंज है इसमें, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना। इसको आप समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से कि न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। इंपॉर्टेंट आपका ये भी होता है। तो इसमें आपको अंतर बताने हैं कि इनमें इनमें क्या अंतर होता है। अब ये जो है आपका क्वेश्चन एक साथ में भी आ सकता है इस प्रकार से अंतर में, और अलग अलग भी आ सकता है। तो अगर अलग अलग आएगा तो आप लोग इतना कर दीजिएगा, अगर इतना ये वाला आएगा तो इतना कर दीजिएगा, और ये वाला आएगा तो इतना कर दीजिएगा। अगर दोनों आ जाते हैं अंतर में तो आप लोग इस प्रकार से कर सकते हो। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में क्या अंतर होता है। तो इसमें आप बताएंगे न्यूक्लियोसाइड्स में सबसे पहले कि यह दो अणुओं नाइट्रोजनी क्षारक तथा पेंटोस शर्करा से बनता है। सिंपल सा पहला लाइन क्या है इसमें कि जो आपका यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड्स होता है ये आपका दो अणुओं से मिलकर के बना होता है। पहला कौन सा होता है? नाइट्रोजनी क्षारक। दूसरा आपका होता है पेंटोस शर्करा। दो हो गए आपके। उसी प्रकार से न्यूक्लियोटाइड्स की जब आप बात करोगे तो ये आपका तीन अणुओं से मिलकर के बना होता है। पहला आपका क्या है? नाइट्रोजनी क्षारक। दूसरा आपका है पेंटोस शर्करा। तीसरा आपका है फास्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो आपका होता है तीन अणुओं से मिलकर के बनता है, और न्यूक्लियोसाइड्स आपका दो अणुओं से मिलकर के बनता है। सबसे पहली चीज ये आपकी क्लियर हो गई होगी। फिर हम लोग अगले नंबर पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं।
अगला पॉइंट इसमें आप बताएंगे कि ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं आपके क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा पॉइंट आपका होता है कि जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड्स के घटक हैं। क्या है आपके? न्यूक्लियोटाइड्स के घटक हैं। कौन? न्यूक्लियोसाइड्स। तीसरा पॉइंट आपका इसमें हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स में कि ये आपका न्यूक्लिक अम्ल, ऊर्जावाहक तथा सह एंजाइम के घटक हैं। तो इस प्रकार से न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में क्या अंतर होता है मैंने आपको बता दिया है। साथ में आएगा तो कर दीजिएगा, अलग अलग आएगा तब भी आप लोग कर ले जाओगे, लेकिन उसके लिए आपको ये चीजें याद करनी पड़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है आइए देखते हैं। प्रश्न आपका है डाउन सिंड्रोम, जिसको हम लोग एक और इसका नाम होता है मंगोलियन जड़ता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंगोलियन जड़ता भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज आपको समझनी है अच्छे तरीके से। ठीक, तो चलिए हम लोग समझते हैं इसके बारे में, मंगोलियन जड़ता के बारे में, यानी कि डाउन सिंड्रोम के बारे में। इंग्लिश में बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, हिंदी में बोलते हैं मंगोलियन जड़ता। इसको हम लोग त्रिगुणता भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं आइए मैं पूरा समझाता हूँ आपको। तो सबसे पहला बोलो उत्तर बताएंगे। अभी ये क्वेश्चन जो आपका है 2 नंबर में आएगा। ठीक है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है और 1 में भी आ सकता है। तो इसीलिए आपको मैं पूरा बता देता हूँ कि अगर 1 नंबर में आएगा कितना करना है, 2 नंबर में आएगा कितना करना है, 3 नंबर में आएगा कितना करना है, पूरा मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले समझो कि डाउन सिंड्रोम आखिर होता क्या है। इसमें आप बताएंगे कि इसको सर्वप्रथम लैगडॉन डाउन ने 1866 ईस्वी में खोजा था। यानी कि जो डाउन सिंड्रोम है इसको सबसे पहले किसने खोजा था? तो आप बताएंगे इसको सर्वप्रथम लैगडॉन डाउन ने 1866 ईस्वी में खोजा था। यह रोग जो आपका होता है 21वीं जोड़ी आपका बोल सकते हो ऑटोसोम गुणसूत्र की एक अधिकता के कारण होता है। यानी कि आप लोग जानते हैं कि हर एक जोड़ी में आपके 2 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जब आपका यहाँ पर जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र होता है इसमें भी आपके 2 होने चाहिए, लेकिन जब 2 के बजाय एक अधिक हो जाए यानी कि 3 हो जाए तो फिर ये रोग हो जाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिगुणता बोलते हैं। इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 होती है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। जोड़ी मतलब क्या होता है? 2 हो गए ना, तो इसी प्रकार से 23 इंटू 2 करोगे कितना आएगा? 46 आएगा ना। तो क्या हो गया? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में, लेकिन जिस भी व्यक्ति को ये वाला रोग हो जाता है उसमें एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है किसी जोड़ी में, तो फिर आपका 46 के यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। यानी कि जो सामान्य मनुष्य होता है उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, और जो आपका डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें 47 गुणसूत्र होते हैं। आगे आप इसमें बताएंगे कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में चेहरा जो होता है वो मंगोलियन लोगों की भांति होता है, जैसे कि माथा चौड़ा हो जाएगा, गर्दन एवं अंगुलियां जो होंगी वो छोटी छोटी हो जाएंगी तथा फूली हुई होंगी, तथा जो त्वचा होगी वो खुरदरी होगी, आदि समान लक्षण पाए जाते हैं। इस कारण इस रोग को हम लोग मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं, क्योंकि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का जो शरीर है वो कुछ मंगोलियन लोगों की भांति हो जाता है। इसी की वजह से इसका नाम पड़ गया क्या? क्या पड़ गया? मंगोलियन जड़ता। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। और यहाँ पर क्या होता है, मेन बात जो इसकी है वो यही आपको याद करने लायक है कि मनुष्य में आपके 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जब आपका 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र है उसमें 2 के बजाय 3 गुणसूत्र हो जाएं तो उस स्थिति में जो रोग है वो डाउन सिंड्रोम रोग बन जाएगा। और ये आपको यहाँ पर याद रखना जो मेन चीज है। अगर आपका क्वेश्चन 1 नंबर में भी आएगा, मतलब 1 नंबर में आएगा तो आप लोग यहाँ तक करेंगे, 2 नंबर में आएगा तो यहाँ तक करोगे, 3 नंबर में आएगा तो पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ ही होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को देखते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही में चैनल को याद कर लो अच्छे तरीके से। क्या चैनल है? ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल। याद कर लो, नोट कर लो, और साथ ही में सब्सक्राइब तो करके ही जाना। चलो अगले पेज पर बढ़ जाते हैं और भी प्रश्नों को देखते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। अगला प्रश्न क्या है आपका? इसमें अगला प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसकी आप लोग कोई सीमा नहीं लगा सकते, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में हर बार आता है। लगभग कोई ऐसा ही साल होगा जिसमें ना आया हो, वरना ये हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आपका है अप्रा। अप्रा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्लासेंटा। तो ये आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी पेपर में हिंदी में लिख के आता है फिर भी उसको प्लासेंटा ही लिख देते हैं, तो इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अप्रा यानी कि प्लासेंटा।
अपरा होता है हिंदी में, प्लासिंटा होता है इंग्लिश में। नाम एक ही है, बस उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लासिंटा और हिंदी में बोलते हैं अपरा। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। तो अपरा के बारे में आइए समझते हैं। सबसे पहले तो अपरा में बताएंगे आप लोग, अपरा जो आपका होता है वह संरचना होती है जिसके द्वारा जरायुज स्तनधारियों का जो विकासशील भ्रूण होता है या गर्भ होता है, वो आपका मात्रक गर्भाधारी रुधिर से अपना पोषण प्राप्त करता है। यानी कि जो अपरा होता है वो एक ऐसी संरचना होती है जो कि माँ मतलब कि जो माँ होती है उसके पेट में जो बच्चा होता है, जो गर्भ होता है, उससे जुड़ा होता है। ठीक है, माँ से और उससे जुड़ा होता है, जिसकी वजह से ही जो गर्भ होता है यानी कि जो भ्रूण होता है वो माता के रुधिर से अपना भोजन प्राप्त करता है अपरा के माध्यम से ही। तो यही आपका क्या कहलाता है, अपरा ही यही होता है, इसको हम लोग प्लासेंटा बोलते हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि अपरा वह संरचना है जिसके द्वारा जरायु स्तनधारियों का विकासशील भ्रूण या गर्भ मात्रक गर्भाशयी रुधिर से अपना पोषण प्राप्त करता है। अपरा यानी कि प्लासेंटा कहलाता है। अब यहाँ पर अपरा की परिभाषा आपकी क्लियर हो गई। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आएगा, इतना कर देना, नंबर मिल जाएंगे। 3 नंबर में आएगा तो इस प्रकार से भी आ सकता है कि इसके 2 कार्य लिखिए कि अपरा के कार्य क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग परिभाषा में ही देखोगे तो पहला कार्य तो यहीं से आप लोग देख सकते हो कि अपरा क्या करता है, जो आपका भ्रूण होता है उसको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो अपरा के कार्य में आप बताएंगे यहाँ पर नीचे कि पहला पॉइंट क्या बताओगे आप लोग, आप बताओगे कि अपरा के द्वारा विकसित होते भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। यानी कि अपरा के माध्यम से ही जो आपका विकसित हो रहा भ्रूण होता है उसको पोषण एवं ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट आपका इसमें है कि अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन गर्भावस्था बनाए रखने और शिशु जन्म में भी सहायता करता है। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट आपका इसमें होता है कि अपरा द्वारा उत्सर्जी पदार्थ, अपरा द्वारा क्या उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण के रुधिर से वृषण द्वारा माता के रुधिर में चले जाते हैं। तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और फिर हम लोग बढ़तेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन था कि अपरा की परिभाषा और उसके 2 कार्य लिखिए। 2 कार्य बताने थे, मैंने 3 कार्य बता दिए हैं। तीनों को आप लोग पढ़ लेना। अगर कोई भी एक कार्य भूल जाते हो तो आप लोग 2 आराम से कर ले जाओगे। इसी वजह से मैंने 3 बता दिए हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका होता है मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। अब ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसका डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए, तभी आप लोग अच्छा स्कोर ला पाओगे। कैसे डायग्राम बनता है मैं आपको सामने ही बना करके दिखा देता हूँ। इस प्रकार से आपका ये सिंपल सा डायग्राम है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आप लोग आराम से बना पाओ। ठीक है, कुछ इसमें करना ज़्यादा है नहीं आपको, बस यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको हेड टाइप में बना देना है, यानी कि गला जैसा बना देना है। यहाँ पर 2 बिंदी रख दो और फिर आपको यहाँ पर पेट टाइप बना देना है। यहाँ पर आप ऐसे बना दो, फिर आपको नीचे यहाँ पर पूंछ निकाल देनी है इसकी। बस ये आपका शुक्राणु का चित्र होता है। इसमें आपको क्या माइटोकॉन्ड्रिया बना देनी है, जो कि आप ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप और अच्छे से बनाना चाहो तो अच्छे से बना सकते हो। इस प्रकार से आप बना दोगे माइटोकॉन्ड्रिया, आपका हो जाएगा। अब उसके बाद फिर आपको यहाँ पर नाम लिखना होता है, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा आगे कि कैसे आप लोग नाम लिखोगे इसमें। ठीक, तो नाम कैसे लिखना है आइए उसके बारे में भी समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा पेन लग गया है, मैं इसको साफ कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो नाम जो बताएंगे आप लोग सबसे पहले क्या है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम, जो कि काफ़ी मेन होता है और ये आपका यहाँ पर रहता है आगे। ठीक है, जो कि आपका अंदर जाने में ही सहायता प्रदान करता है। ये वाला जो रेड कलर का जो पार्ट यहाँ पर देखेंगे इसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं, जो कि आपका एन होता है। और यही केंद्र जो आपका जो अंड होता है उसके साथ मिलता है तो फिर ही संतान की उत्पत्ति होती है, मतलब कि संतान बनता है इसी से ही। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। तो ये हो गया। तीसरा आपका यहाँ 2 बिंदु यहाँ पर जो रखे गए हैं, बिंदु की जब आप देखोगे यहाँ पर तो जो बिंदु रखे गए हैं उसमें आपका जो ऊपर वाला बिंदु है, ठीक है, ये वाला जो बिंदु है इसको हम लोग बोलते हैं समीपस्थ तार केंद्र, और जो नीचे वाला बिंदु है इसको हम लोग बोलते हैं दूरस्थ तार केंद्र। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता ही आप लोग जानते ही हैं। और उसके अलावा ये वाला पार्ट होता है इसको हम लोग हेड बोलते हैं। ये जो गला जैसा दिख रहा है इसको हम लोग नेक बोलते हैं, यानी कि गला बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग मिडिल पार्ट बोलते हैं। और जो नीचे वाली जो पूंछ होती है इसको हम टेल बोलते हैं, और चाहो तो आप लोग इसको पूंछ भी बोल सकते हो, मतलब कि इंग्लिश में टेल बोलते हैं, वैसे तो हिंदी में पूंछ ही होती है। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम होता है। तो ये भी आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत होगी कमेंट करके पूछिएगा। तो चलिए अब हम लोग इसमें जो है सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, बनाना कैसे शुक्राणु की संरचना, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं।
और भी प्रश्नों को यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए अगले पेज पर बढ़ जाते हैं। इसको यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो अब आपका इसमें अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, क्या क्वेश्चन दिया गया है कि आईवीएफ तकनीक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि आपका क्वेश्चन जो होता है टेस्ट ट्यूब बेबी बोल सकते हैं इसको हम लोग, हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग परखनली शिशु। तो किस प्रकार से आईवीएफ तकनीक के द्वारा मतलब कि बच्चे को जन्म दिया जाता है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बात करने वाले, परखनली शिशु के बारे में बात करने वाले हैं। क्या होता है, कैसे होता है, पूरा मैं डिटेल में आपको बताने वाला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है। तो क्या होता है ये समझते हैं। तो जो आईवीएफ तकनीक होती है किस प्रकार से होती है समझते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे परखनली शिशु। जो आईवीएफ तकनीक होता है वो आपका इसी के ऊपर आधारित है। तो इसमें आप बताएंगे कि अंतरापात्रीय निषेचन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरापात्रीय निषेचन, यानी कि आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, अंतरापात्रीय निषेचन हिंदी में। इंग्लिश में हम लोग आईवीएफ को बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यह याद कर लीजिएगा आप लोग, याद इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि ये आपका जो है ये आपका बहुविकल्प में भी आ सकता है और साथ ही में अति लघु में भी आ सकता है कि आईवीएफ का फुल फॉर्म बताओ। तो फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं अंतःपात्रीय निषेचन, इंग्लिश में बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। समझ गए होंगे ना आप लोग। आगे आप बताएंगे कि इस विधि में क्या होता है, इस विधि में शुक्राणु और अंडाणु के मध्य निषेचन की क्रिया शरीर के भीतर जैसी परिस्थितियों में शरीर से बाहर टेस्ट ट्यूब में कराया जाता है। ठीक है, समझने आपको समझना ये है इसमें कि जैसे आप लोग जानते हैं शुक्राणु और अंडाणु का जो निषेचन होता है वो शरीर के अंदर होता है, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन इस जो आपकी ये तकनीक है, आईवीएफ तकनीक है, इसमें क्या होता है, इस विधि में शुक्राणु और अंडाणु को लिया जाता है और उनके मध्य में निषेचन कराया जाता है, लेकिन शरीर के अंदर नहीं कराया जाता। शरीर के अंदर की जैसी जो परिस्थिति होती है उस परिस्थितियों में ही शरीर से बाहर टेस्ट ट्यूब में कराया जाता है, यानी कि परखनली में कराया जाता है। इसी वजह से इसको हम लोग परखनली शिशु या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। आगे आप इस बताएंगे कि इस विधि में पत्नी या फिर दाता स्त्री के अंडाणु को लिया जाता है, यानी कि पत्नी अगर पत्नी का अंडाणु सही है तो पत्नी के अंडाणु को लेंगे या फिर दाता स्त्री के अंडाणु को लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका पति का शुक्राणु ठीक है तो पति का शुक्राणु लेंगे, अगर पति का नहीं सही है तो आप लोग दाता पुरुष से भी ले सकते हो, तो दाता पुरुष के शुक्राणु को हम लोग लेंगे यहाँ पर मान लीजिए। फिर हम लोग प्रयोगशाला में ले जाकर के निषेचन कराएंगे टेस्ट ट्यूब में, यानी कि प्रश्नली में, और इससे क्या होगा, जायगोट या युग्मनज का स्थानांतरण जो होगा, जब स्थानांतरण हो जाएगा जायगोट का या युग्मनज का, सक्सेसफुली निषेचन हो जाएगा, उसके बाद में फिर आपको इसका स्थानांतरण पत्नी में कर दिया जाता है। इस प्रकार से आपका ये पूरा प्रोसेस होता है आईवीएफ तकनीक का, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। आप लोग इसको याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें है यौन संचारित रोग से आप क्या समझते हो, इससे बचने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो यहाँ पर यौन संचारित रोग क्या होता है और इससे बचने के लिए हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि यौन संचारित रोग क्या है। तो इसमें आप बताएंगे कि ऐसे रोग जो यौन संबंधों के कारण फैलते हैं, यानी कि यौन संबंध आप समझते ही हैं, उसको ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। तो यौन संबंधों के द्वारा जो फैलने वाले रोग होते हैं उसको हम लोग यौन संचारित रोग बोलते हैं, यानी कि ऐसे रोग जो यौन संबंधों के कारण फैलते हैं यौन संचारित रोग बोलते हैं। जो बहुत ही पॉपुलर रोग है जो कि आपका होता है एड्स, जो कि आप लोग जानते ही होंगे। तो ये आपका क्या है, यौन संचारित रोग है। आगे आप बताएंगे कि इससे बचने के लिए हम लोग कौन सा उपाय कर सकते हैं। तो इसमें आप बताएंगे क्या कि यौन संचारित रोगों से निम्नलिखित साधारण क्रियाकलाप तथा अभ्यास से हम लोग बचाव कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से चीजों से हम लोग बच सकते हैं यौन संचारित रोग से, आइए समझते हैं। पहला पॉइंट क्या बताएंगे आप लोग, पहला पॉइंट बताएंगे कि आप लोग जानेंगे यहाँ पर कि अनजान तथा अनेक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संपर्क या फिर शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, यानी कि हर एक व्यक्ति के साथ या फिर अनजान व्यक्ति के साथ जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है उसके साथ आपको, या बोल सकते हो अनेक व्यक्तियों के साथ आपको लैंगिक संपर्क या फिर शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, यानी कि यौन संबंध आपको नहीं बनाना चाहिए क्योंकि आपको उसके बारे में पता नहीं। हो सकता है उस व्यक्ति को वो बीमारी हो, एड्स हो, और उसके साथ संपर्क बनाने के बाद में आपको भी वो बीमारी हो जाए और इस बीमारी का कोई इलाज भी संभव नहीं है आजकल के टाइम में, तो आपकी मृत्यु होनी तय है। तो इसीलिए आप यहाँ पर पहला पॉइंट जो आपको साधारण बचना है कि कह सकते हो आप लोग कि इस रोगों से बचने के लिए कि अनजान तथा अनेक व्यक्तियों से आपको लैंगिक संपर्क या फिर शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। दूसरा पॉइंट आपका इसमें होता है कि मैथुन के समय
अवरोध विधियां जैसे कि कॉन्डोम हो गया आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि जब सेक्स करते हैं आप लोग तो उसके समय अवरोध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा पॉइंट आपका इसमें होता है कि लोगों को यौन या लैंगिक संचारित रोगों के बारे में जागरूक करना चाहिए, यानी कि जो आपका ये होता है, ये आपका इसमें क्या कह सकते हैं कि आप लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं, जो कि आजकल काफ़ी चीज़ें करी भी जा रही हैं कि लोग इस चीज़ों से समझें। तो और बहुत लोग इस बात से समझे भी हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ मेन है कि यहाँ पर लोगों को समझाना भी चाहिए, उनको बताना भी चाहिए इन सारी चीज़ों के बारे में। क्योंकि बहुत लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता है, फिर वो इस प्रकार की गलती करते हैं और फिर वो पश्चाताप करते रह जाते हैं। तो इसीलिए आप उनको समझा सकते हो, इस प्रकार से चीज़ों के बारे में बता सकते हो, और स्कूल कॉलेज में तो ये चीज़ें बताई जाती हैं, ताकि आपको ये चीज़ पहले से पता रहे। तो इस प्रकार से अगला जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को देखते हैं। बहुत सारे प्रश्न हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत वाली इसमें बात है नहीं। चलिए अगले पेज पे बढ़ जाते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ, और साथ ही में यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया करो भाई लोग, ठीक है। चलो अगले पेज पे बढ़ते हैं। लाइक करने के साथ में वीडियो को शेयर भी करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक। अगला प्रश्न क्या है आइए समझते हैं। अगला प्रश्न आपका है, परागण तथा निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। परागण क्या होता है, निषेचन क्या होता है, दोनों में आपको अंतर बताना है। क्या होता है ये समझते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओगे, परागण और निषेचन दोनों की अलग अलग साइड हेडिंग लगा दोगे। फिर लिखना स्टार्ट करोगे सबसे पहले परागण में कि पराग कणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होगी परागण कहलाएगी। सिंपल सी परिभाषा है, यानी कि जो परागकण होते हैं वे आपके परागकोश से वर्तिकाग्र तक जो पहुंचते हैं जिस क्रिया के माध्यम से, उस क्रिया को हम लोग परागण बोलते हैं। निषेचन की जब आप बात करोगे इसमें आप बताओगे कि अगुणित नर तथा मादा युग्मकों का संलयन यानी कि मिलने की जो प्रक्रिया होगी उसको हम लोग निषेचन बोलेंगे। तो एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट आप परागण में बताएंगे कि यह दो प्रकार का होता है, यानी कि परागण आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपरागण, दूसरा आपका होता है परपरागण। वहीं पर हम लोग निषेचन की बात करेंगे तो यह भी आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है एकल निषेचन, दूसरा होता है द्वि निषेचन, ठीक है। ये भी आपका दो प्रकार का होता है। अब यहाँ पर ये भी आपको समझना है कि ये क्वेश्चन जो आपका अलग अलग भी आ सकता है और साथ में इस प्रकार से भी आ सकता है। तो जैसे भी आए आप लोग कर ले जाओगे अगर आप पढ़े रहोगे। आगे आप इसमें बताएंगे परागण में तीसरा पॉइंट कि यह अनेक माध्यमों से होता है, जैसे कि वायु, जल, कीट आदि से ये परागण की प्रक्रिया संभव होती है। वहीं पर जो निषेचन होता है इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। चौथा पॉइंट परागण में आप बताएंगे कि यह क्रिया बीजांड के भीतर होती है, मतलब कि जो आपका जो परागण होता है यह आपका बीजांड के बाहर होता है, लेकिन जो निषेचन होता है यह आपका बीजांड के अंदर होता है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा मुझसे गलती से निकल गया कि यह क्रिया जो आपकी होती है परागण वाली वो बीजांड के बाहर होगी और जो निषेचन वाली होगी बीजांड के अंदर होगी। सभी लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, सभी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है, आवर्तबीजी पादप के पुष्प के बीजांड की लंब काट का नामांकित चित्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है। दीर्घ में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनाना है भैया, कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बनाने के लिए मैं सबसे पहले पेज ले लेता हूँ, फिर मैं आपको एकदम सिंपल सा बता देता हूँ आपको इस प्रकार से बनाना है। सबसे पहले इस प्रकार से अंडा टाइप में गोल गोल बना लो, ठीक है। फिर एक इधर खींच दो, एक और खींच दो, ऐसे खींच के इस पार ले आओ, एक इधर खींचो और एक इधर खींचो, बन गया, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें तीन ऊपर होते हैं, तीन नीचे होते हैं, एक बीच में, तो इसमें दो केंद्रक होते हैं। ऊपर की तीनों कोशिकाओं में एक एक केंद्रक, नीचे की तीनों कोशिकाओं में एक एक केंद्रक, बीच वाली कोशिका में दो केंद्रक। इस प्रकार से आपका ये हो गया। ये आपका होता है निभाग, ये आपका होता है बीजांड द्वार, ये आपका होता है अध्यावरण, ठीक है। ये आपका होता है नाभिका। उसके बाद फिर क्या होगा, ये आपका हो गया द्वितीय कोशिका होती है, ये आपका प्रतिमुख कोशिका होती है, ये आपका अगल बगल की कोशिका सहायक कोशिका होती है, बीच वाली कोशिका आपकी होती है क्या, बीच वाली कोशिका आपकी होती है अंड कोशिका। इस प्रकार से चीजें होती हैं जैसी मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो इस प्रकार से आपको ये बनाना है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। इस प्रकार से पहले गोला बनाओगे, एक डंडी इधर खींचो, एक डंडी इधर, फिर ऐसे ऐसे करके बना लो, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर सारी चीजें मैंने लिख दी हैं, आप लोग इसको देखो एक बार और देख करके या चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप लोग बना लेना, और या फिर आप लोग चाहो तो सक्सेस बैच ज्वाइन कर लेना। 50 रुपीज़ ही तो चार्ज है, ज़्यादा थोड़ी है। 50 रुपीज़ में आप ज्वाइन कर लो, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप लोग वहाँ से कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर वाले क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम लोग करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। कौन कौन से इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उनको अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो पहला इसमें जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग करने वाले हैं
वो आपका रहने वाला है क्या रहने वाला है, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, क्या होता है ये समझते हैं। इसमें क्या बताना है आपको, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन करना है। सबसे पहले हमको क्या बताना है कि जो नर जनन तंत्र होता है इसका संपूर्ण चीजें आपको इसमें बतानी है, उसका डायग्राम भी बनाना है और साथ ही में उसकी सारी चीजें जो होती हैं उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं सारी चीजें आपको इसमें बतानी है। तो ये जो क्वेश्चन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा यदि आप लोग अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। इसमें आप बताएंगे कि नर में विभिन्न अंग होते हैं जैसे कि वृषण, सहायक नलिकाएं व ग्रंथियों के समूह को जो नर युग्मक को बनाते हैं नर जनन तंत्र कहलाते हैं। यानी कि नर के जो विभिन्न अंग जो कि नर युग्मक को बनाने का कार्य करते हैं वो सारे अंग जो होते हैं वही आपके नर जनन तंत्र कहलाते हैं। अब नर जनन तंत्र जो होता है तंत्र के अंतर्गत वो सारी चीजें आ जाती हैं जो भी आपके नर युग्मक को बनाने में सहायता प्रदान करती हैं। जैसे कि जो सबसे मेन होता है आपका होता है वृषण, फिर आपका होता है सहायक नलिकाएं, ग्रंथियां आदि के जो समूह होते हैं उन सभी को ही हम लोग बताते हैं नरजन तंत्र के अंतर ही आते हैं वो लोग, और जो कि नर युग्मक को बनाने का कार्य करते हैं। तो नर जनन तंत्र की परिभाषा तो आपको क्लियर हो गई है। अब हम लोग समझते हैं नर जनन तंत्र का डायग्राम जो किस प्रकार से आपका होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हो, जिसमें हम देखोगे तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मूत्राशय। ये वाली जो नली होती है इसको हम लोग बोलते हैं शुक्राशय। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं रसखर नलिका, ठीक है। और जो ये वाला हरे कलर का जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। ये जो गोल गोल होता है इसको हम लोग बोलते हैं काउपर ग्रंथि। उसके बाद में फिर क्या होता है, ये जो नलिका होती है इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, मूत्र विसर्जन नलिका होती है, ठीक। ये आपका सिसन होता है ये चीज। और फिर आपका होता है जो मेन जो होता है वो आपका होता है वृषण, ठीक है, जो कि आपका होता है वृषण कोश के अंदर, ठीक है। क्या होता है, वृषण होता है, वृषण के ऊपर एक जालनुमा संरचना होती है जिसको हम लोग अधिवृषण बोलते हैं। तो इस प्रकार से पूरा डायग्राम होता है, आप समझ गए होंगे। इसको आप लोग बना कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतना इजी नहीं है, तो इसीलिए इसको आपको बना करके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, तभी आप लोग अच्छे तरीके से बना पाओगे एग्जाम में। अब हम लोग बढ़ते हैं नर जनतंत्र के जो जितनी भी चीजें हम लोगों ने इसमें देखी हैं सभी को यहाँ पर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, सबके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो इसमें ये सारी चीज आपको बतानी होंगी। तो चलिए समझते हैं। तो नर जनतंत्र में आप जानोगे, सबसे पहले हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि नर जनतंत्र को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। पहला भाग आपका होगा मुख्य जनन अंग, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा मेन भाग होता है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में समझेंगे। फिर आपके बारे में फिर हम लोग यहाँ पर समझेंगे सहायक जनन अंग के बारे में, यानी कि जो सहायता प्रदान करते हैं उनके बारे में समझेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग समझेंगे सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मुख्य जनन अंग के बारे में। तो मुख्य जनन अंग जो होता है आपका होता है वृषण। वृषण में आप बताएंगे कि पुरुषों में आपका एक जोड़ी, यानी कि 2, यहाँ पर समझना, पुरुषों में आपका एक जोड़ी जो वृषण होता है वो आपका उदर गुहा से बाहर थैलीनुमा संरचना में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग वृषण कोश बोलते हैं। यानी कि जो आपका ये होता है इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वृषण कोश बोलते हैं, जिसके अंदर ही आपका वृषण पाया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको समझना है। वृषण जो आपका होता है एक अंडाकार 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और साथ ही में 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझना है कि वृषण कैसा होता है, एक कह सकते हो बादाम के आकार की संरचना होती है, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, यानी कि जो आपका वृषण होता है इसी प्रकार से होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होगा और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, गोल गोल। इस प्रकार से आपको समझना है, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में बनाया है। आगे आप इसे बताएंगे कि यह बाहर से 2 झिल्लियों से घिरा होता है, यानी कि जो ये होता है आपका बाहर से 2 झिल्लियों से घिरा होता है, और वृषण के शुक्रजन नलिकाओं में से ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो आप लोग इस प्रकार से समझ गए होंगे। तो 2 वृषण आपके इस प्रकार से होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और सहायक जनन अंग के बारे में समझते हैं। तो मुख्य जनन अंग वृषण होता है, सहायक जनन अंग में बहुत सारे अंग होते हैं, कैसे होते हैं ये समझते हैं। इसमें आपका पहला होता है अधिवृषण, जो कि आपका वृषण के ऊपर ही होता है, जो जालनुमा संरचना यहाँ पर देखोगे आप लोग इस प्रकार से, उसको ही हम लोग समझेंगे यहाँ पर। तो इसमें आप बताएंगे शुक्र वाहिकाएं वृषण से निकलकर वृषण के पश्च सतह पर अधिवृषण में खुलती हैं, और अधिवृषण जो आपका होता है वो पतली व लंबी नलिका के अत्यधिक कुंडलन से बनी होती है। इसमें शुक्राणु के परिपक्व का कार्य होता है, यानी कि सबसे पहले वृषण जो होता है, वृषण में आपका शुक्राणु बनता है और जो परिपक्व काम होता है वो आपका अधिवृषण में होता है। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। तो सहायक जनन अंग में पहला आपका हो गया। दूसरा जो आपका इसमें अंग है, आइए समझते हैं उसके बारे में। दूसरा आपका इसमें अंग होता है शुक्रवाहक नलिका। शुक्रवाहक नलिका में आप बताएंगे कि अधिवृषण के पश्च भाग से निकलकर यह शुक्रवाहक नलिका उदर तक जाकर मूत्राशय से ऊपर
एक लूप बनाती है, यानी कि ये वाली जो नलिका होती है ये आपकी इस प्रकार से लूप बनाती हुई जाती है, इसको हम लोग शुक्राशय या फिर बोल सकते हो शुक्रवाहक नलिका बोलते हैं। ठीक है, आगे आप बताएंगे इसमें शुक्राशय के बारे में। शुक्राशय जो आपका होता है क्या होता है ये समझते हैं। शुक्राशय में आप बताएंगे कि यह आपका एक जोड़ी मूत्राशय के पीछे स्थित होते हैं तथा ये वीर्य का लगभग 60% भाग बनाते हैं, ये भी आपका हो गया है। चौथा पॉइंट आपका होता है मूत्र मार्ग। इसमें आप बताएंगे जो मूत्र मार्ग होता है, ये वाला जो मार्ग होता है, इसमें से ही आपका मूत्र तथा वीर्य इसी मार्ग से शरीर के बाहर आते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें आपका होता है सिसन, यह आपका एक मैथुन अंग है जो कि आपका मूत्र नलिका सिसन के रास्ते बाहर खुलती है। इस प्रकार से आपका ये हो गया है। तो इस प्रकार से जो आपका सहायक जनन अंग है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में। तो सहायक जनन ग्रंथियां कौन सी हैं, आइए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सहायक जनन ग्रंथियों में आप बताएंगे सबसे पहली ग्रंथि होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि में आप बताएंगे कि यह एक संघन ग्रंथि है जो कि आपका मूत्र नलिका के आधार के चारों ओर होती है और ये वीर्य का लगभग 20 से 25% भाग बनाती है। यानी कि जो आपका प्रोस्टेट ग्रंथि होती है आपकी सघन ग्रंथि है जो मूत्र नलिका के आधार के चारों ओर होती है और ये वीर्य का लगभग 20 से 25% भाग का निर्माण करती है। दूसरी ग्रंथि आपकी होती है काउपर ग्रंथि। इसमें आप बताएंगे कि यह आपका श्रवण सिसन में स्नेह का कार्य करती है। यह एक जोड़ी मूत्र मार्ग के दाएं व बाएं ओर स्थित होती है, यानी कि ये भी आपके दो होते हैं, यानी कि जोड़ी में होते हैं। इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था नर जन तंत्र का नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए, पूरा मैंने आपको बता दिया है, कंप्लीट हो गया है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका है जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है तथा इसके कारण एवं नियंत्रण का वर्णन कीजिए एवं दुष्परिणाम लिखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका होता है, 5 नंबर में आता है और 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जनसंख्या विस्फोट क्या है और साथ ही में इसके कारण क्या है, इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसके दुष्परिणाम क्या है, पूरा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, मतलब कि इस क्वेश्चन के आंसर में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं जनसंख्या विस्फोट के बारे में। इसमें आप बताएंगे कि अपेक्षाकृत कम समय में हुई जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, यानी कि कम समय में जब जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। विश्व भर में भारत जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पर कुछ टाइम के लिए चाइना हुआ था लेकिन फिर भारत फर्स्ट स्थान पर पहुंच गया। इस प्रकार से आपको समझना है। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत है वो विश्व भर में प्रथम स्थान पर है। इस प्रकार से मतलब कि चाइना और भारत ऊपर नीचे हुआ करते हैं, इस प्रकार से आपको समझ लेना है। तो जनसंख्या विस्फोट क्या है, मैंने आपको समझा दिया कि अपेक्षाकृत कम समय में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को ही हम लोग जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। और जनसंख्या विश्व भर में भारत जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है। जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या, यानी कि इतनी ज्यादा जनसंख्या हो रही है तो उसके मुख्यतः कारण कौन कौन से हैं। पहला कारण है मृत्यु दर में आई निरंतर कमी। पहला कारण क्या है, मृत्यु दर में आई निरंतर कमी। क्योंकि यहाँ पर क्या है, पहले के टाइम पर कोई नॉर्मल बीमारी भी हो जाती थी तो लोग की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन आजकल के टाइम में इतनी सारी मेडिकल सुविधाएं आ चुकी हैं तो यहाँ पर कुछ हद तक आप बोल सकते हो, यानी कि पहले से लाइफ तो हम लोग की कम हो गई है लेकिन कुछ हद तक जो कह सकते हो आप लोग कि मृत्यु दर में कमी तो आई है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज संभव है। इसी वजह से अगर कोई व्यक्ति मरने की अवस्था में भी होता है ना तो भी वो जीवित हो जाता है। इस प्रकार से इलाज संभव हो चुका है। तीसरा पॉइंट मतलब दूसरा पॉइंट आपका होता है मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए शिशु को जन्म देते समय कई बार पहले के समय में ऐसा होता था कि जो माता है उसकी मृत्यु हो जाती थी, लेकिन अब उसमें भी कमी हुई है क्योंकि अब मेडिकल इतनी सारी चीजें आ गई हैं तो मातृ मृत्यु दर में भी कमी है। तीसरा पॉइंट आपका है शिशु मृत्यु दर में कमी, यानी कि जो बच्चे होते थे छोटे छोटे उनकी भी मृत्यु हो जाती थी जन्म के समय भी और जन्म के बाद में भी अनेक बीमारियां उनको हो जाती थी जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि अब ये चीजें बहुत कम हो गई हैं। लास्ट पॉइंट आपका इसमें जन्म आयु वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि, यानी कि जो जन्म आयु वाले व्यक्ति हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है क्योंकि मृत्यु दर में कमी आई है तो जनसंख्या में इसकी वृद्धि हुई है। इस वजह से जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो जनसंख्या विस्फोट के कारण आप समझ गए होंगे। अब हम लोग दुष्परिणाम के बारे में समझते हैं कि जनसंख्या विस्फोट अगर इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो कौन कौन से दुष्परिणाम का हमको सामना करना पड़ सकता है। पहला आपका इसमें कारण है, जो आपका दुष्परिणाम है आपका शिक्षा व्यवस्था की समस्या है, यानी कि जब जनसंख्या इसी प्रकार से बढ़ती रहेगी
तो शिक्षा व्यवस्था की समस्याएं आपके सामने देखने को मिलेंगी, फिलहाल में भी आपको देखने को मिल रही होंगी और आगे भी देखने को मिलती रहेंगी। दूसरा पॉइंट है आपका रोजगार की समस्या, यानी कि जब ज़्यादा जनसंख्या होगी तो फिर आप बेरोजगार हो जाओगे और फिर आपको मतलब कह सकते हो कि आपको जब काम ही नहीं मिलेगा कोई करने के लिए, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी और फैक्ट्री वगैरह कम है, तो फिर आप काम नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको समस्याएं ही समस्याएं होंगी। तीसरा पॉइंट आपका इसमें स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या, यानी कि स्वास्थ्य और चिकित्सा की सेवा भी समस्याएं भी आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप लोग जाकर के हॉस्पिटल में देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आप लोग देखोगे तो आप खुद ही सोचोगे इस बात में, इसके बारे में। और लास्ट पॉइंट आपका इसमें होता है निर्धनता, यानी कि गरीबी भी इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है। क्योंकि कारण इसलिए भी है क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जो हमारे जो कह सकते हो जो क्षेत्रफल है हमारा, खेत हैं जो हमारे, वो सब कम होते चले जा रहे हैं। क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो वो लोग भी अपना रहने के लिए घर वगैरह बनाते हैं ना, तो जो खाने-पीने की जो व्यवस्थाएँ हैं वो कम होती जा रही हैं। तो इसी की वजह से क्या होता है कि गरीबी भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि महँगाई बढ़ेगी, क्योंकि जानते ही हैं आप लोग कि जब खेती वगैरह कम होगी और जब ज़्यादा लोग रहेंगे, तो फिर अक्सर ये ज ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पर इस प्रकार की समस्याएँ देखने को मिलती रहेंगी। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, अब हम समझते हैं जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के उपाय कौन-कौन से हैं, कि जनसंख्या वृद्धि को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। पहला पॉइंट आप बताएँगे कि जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है गर्भ निरोधक का प्रचार-प्रसार, यानी कि गर्भ निरोधकों का प्रचार-प्रसार एक बहुत ही अच्छा तरीका माना गया है, जो कि करा भी जाता है आजकल के टाइम में। दूसरा पॉइंट आपका इसमें होता है छोटे परिवार वाले दंपतियों को प्रोत्साहित करना, यानी कि जो जिनका परिवार छोटा है उनको प्रोत्साहित करना कि उनका सही परिवार है। तीसरा पॉइंट आपका है शिक्षा व्यवस्था को सही करना, यानी कि सभी लोग को जागरूक करना, सभी लोग को शिक्षित करना, सभी लोग को अपने कह सकते हो आने वाली समस्याओं के बारे में बताना कि अगर इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ती रही कौन-कौन सी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस प्रकार से उनको शिक्षित करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तभी आप लोग जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कर सकते हो। लास्ट पॉइंट है आपका परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम को बढ़ावा देना, यानी कि परिवार कल्याण संबंधी जो कार्यक्रम होते हैं उसको बढ़ावा देना भी आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम लोगों ने इस वीडियो में बहुत सारे प्रश्नों किए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।